नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। समय हो गया रात 8 बजे का। हर रोज विमर्श न्यूज पर देखिए रात को 8 बजे खबरों का खास बुलेटिन। शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। एमएसपी के लिए समिति बनाएगी केंद्र की सरकार। 5 राज्यों के चुनाव के बाद मार्च में होगा समिति का गठन। किसान संघों के प्रतिनिधि, वैज्ञानिक और विशेषज्ञ सदस्य होंगे समिति में शामिल। मंत्रों के कवच के साथ चुनाव में उतरे योगी आदित्यनाथ। दुश्मनों के विनाश, खुद की सुरक्षा और प्रभु की कृपा से जीत हासिल करने के लिए यज्ञ और किया हवन। कोरोना के तीसरी लहर का पीक गुजर गया। केरल को छोड़ प्रमुख राज्यों में राहत। एक्टिव केस 15 लाख से कम। बिहार में चौतरफा दबाव और भारी किरकिरी के बाद झुकी बिहार की सरकार। समाज कल्याण विभाग ने गायघाट रिमांड होम से निकली पीड़िता को बातचीत के लिए बुलाया। अफगानिस्तान में रंग ला रही है भारत की कूटनीतिक पहल। तालिबान ने पाक को दिखाया आईना, कहा नहीं खराब करेंगे भारत से संबंध। पूरे उत्तर भारत में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। दिल्ली में ठंड ने तोड़ा 19 साल का रिकॉर्ड। हिमाचल में भारी बर्फबारी। पंजाब हरियाणा में बारिश के साथ चली तेज हवाएं। बिहार के मोतिहारी में खेतों और सड़कों पर गिरे ओले। तो चलिए अब खबरें विस्तार से। केंद्र की सरकार ने यह तय किया है कि एमएसपी के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। खबर यह है कि 5 राज्यों में चुनाव के बाद इस समिति का गठन किया जाएगा। भारत सरकार ने तय किया है कि एमएसपी तय करने के लिए जल्दी ही सरकार एक समिति बनाएगी। समिति का गठन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद होगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में कहा कि एमएसपी कमेटी में किसान संघों के सदस्य, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ और लाभार्थी शामिल होंगे। नवंबर 2021 में केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के बाद किसान एमएसपी की मांग पर अड़ गए थे। तो चलिए, एमएसपी के लिए अब समिति का गठन होगा। हालांकि किसानों ने ये कहा है कि सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहे। अब देखना होगा कि ये गतिरोध कब खत्म होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर से चुनाव लड़ने के लिए पर्चा भर दिया। पर्चा भरने से पहले योगी आदित्यनाथ अपने मठ में गए, वहां हवन पूजन किया, यज्ञ किया और अपने गुरु का आशीर्वाद लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखपुर सीट से नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया। इस दौरान 2 चीजें खास रहीं। पहली, इस मौके पर देश के गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी और दूसरी योगी आदित्यनाथ का गोरखनाथ मंदिर में पूजा पाठ करना। योगी ने नामांकन से पहले रुद्राभिषेक और मंत्रोच्चारण के साथ साथ काफ़ी देर तक ध्यान लगाया। वह जिस गोरखनाथ मंदिर की गद्दी के महंत हैं उसके गुरु की आराधना की, फिर अन्य देवी देवताओं की पूजा के साथ रुद्राभिषेक किया। तो चलिए, अपने 24 साल के राजनीतिक जीवन में ये पहला मौका है जब योगी आदित्यनाथ चुनाव का सामना करने जा रहे हैं। अब वो चुनाव गोरखपुर से ही लड़ने जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है कि देश में कोरोना के तीसरी लहर की जो चर्चा थी, अब खबर ये आ रही है कि तीसरी लहर का पीक गुजर चुका। अब ये डाउनफॉल की ओर जाएगा और अब धीरे धीरे देश से कोरोना खत्म हो जाएगा। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जानकारों का कहना है कि इसी महीने फरवरी में ही पीक आ चुका है और अब ये धीरे धीरे नीचे की ओर जाएगा। देश में 28 दिसंबर 2021 से शुरू हुई कोरोना की तीसरी लहर का पीक 4 हफ्ते में ही आ गया। ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से शुरू हुई लहर 20 जनवरी के बाद थमनी शुरू हो गई। नए केस में लगातार 14 दिन तक गिरावट के बाद एक्सपर्ट्स का मानना है कि पीक गुजर चुका है। देश में 20 जनवरी को सबसे पहले 3.47 लाख नए संक्रमित मिले थे। 3 फरवरी को 1.49 लाख मरीज मिले हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन समेत दुनिया की ज़्यादातर एजेंसियां एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या के आधार पर पीक का अनुमान लगाती हैं। 7 दिन तक एक्टिव केस में कोई इजाफा न होने पर मान लिया जाता है कि पीक यहीं पर है। अभी देश में 15 लाख से कम ही कोरोना के एक्टिव केस हैं
और अब ये माना जा रहा है कि ये धीरे धीरे कोरोना खात्मे की ओर जा रहा है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी ये कोरोना खत्म हो। हालांकि लोगों को कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इसीलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर ये है कि बिहार में पिछले 4 दिनों से गायघाट के रिमांड होम से किसी तरह से बचकर निकली लड़की के मामले ने तुल पकड़ा हुआ है। पूरे राज्य में इसको लेकर एक हलचल सी मची हुई है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस मामले को जब तुल दिया, तब बिहार सरकार की ओर से एक जांच गठित की गई। हालांकि ये डायरेक्टर लेवल की जांच हुई और डायरेक्टर लेवल की जांच के बाद ये कह दिया गया कि वो जो लड़की बोल रही है वो झूठ बोल रही है। लेकिन अब चौतरफा हमलों के बाद सरकार झुक गई है और आज उस पीड़ित लड़की को मिलने के लिए समाज कल्याण विभाग के निदेशक ने अपने दफ्तर में बुलाया। क्या बातचीत हुई और उसमें कौन लोग शामिल हुए, देखिए इस रिपोर्ट में। पटना सिटी के गायघाट रिमांड होम मामले की पीड़ित समाज कल्याण विभाग के निदेशक राजकुमार से मिलने आज पहुंची। पहले उसके साथ महिला विकास मंच की 4 सदस्यों की टीम भी थी। हालांकि समाज कल्याण विभाग पहुंचने पर महिला सदस्यों को बाहर ही रोक दिया गया। निदेशक के पास बंद कमरे में पीड़ित का बयान लिया गया। पीड़िता से पूछताछ में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के 2 सदस्यों की टीम भी शामिल हुई। जांच के दौरान कैमरा लगाने की मांग की गई थी, लेकिन कैमरा नहीं लगाया गया। बहरहाल इस पूरे मामले में जुवेनाइल जस्टिस मॉनिटरिंग कमेटी की तरफ से मामला रजिस्टर्ड किया गया है। हाईकोर्ट में इस मामले पर 7 फरवरी को सुनवाई होनी है, तो देखना होगा हाईकोर्ट इस पर क्या सुनवाई करता है और क्या फैसला सुनाता है। फिलहाल इस मसले पर सरकार की जमकर किरकिरी हो रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर यह है कि भारत की कूटनीतिक प्रयासों के बाद अब ये खबर आ रही है कि तालिबान ने पाकिस्तान को साफ कर दिया है कि वो भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारना चाहता है। भारत के साथ कोई खराब रिश्ता तालिबान नहीं रखना चाहता। अब आगे देखना होगा कि भारत के साथ उसके कैसे रिश्ते होंगे, लेकिन अभी फिलहाल पाक को तालिबान ने एक आईना दिखाया है। अफगानिस्तान की यात्रा पर गए पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ को तालिबानी सरकार ने भारत को लेकर 2 टूक संदेश दिया है। तालिबान ने पाकिस्तान से कहा है कि वह भारत समेत इस पूरे इलाके के देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहता है और एक देश के अनुरोध पर दूसरे देश के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करेगा। तालिबान ने उन सभी अटकलों को खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि पाकिस्तानी अनुरोध पर तालिबान भारत के साथ दोस्ताना रिश्ते नहीं रखेगा। तालिबान सरकार के प्रवक्ता और उप सूचना और संस्कृति मंत्री जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि वे पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं। तालिबान ने ये संकेत कई बार दिए हैं कि वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है, लेकिन भारत उसके साथ किस तरह का रिश्ते रखना चाहता है ये भारत को तय करना है। देखना होगा कि भारत का रुख इस मामले में कैसा रहेगा। चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर तो है मौसम की बात। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्द पड़ रही है। हाड़ कपा देने वाली ठंड के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है, तो मैदानी भाग में गुरुवार की देर रात हुई तेज बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। देखिए एक रिपोर्ट। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का सितम जारी है। गुरुवार की देर रात भारी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद दिल्ली में ठंड ने 19 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हिमाचल में भी भारी बर्फबारी हुई, तो पंजाब हरियाणा में बारिश के साथ ठंडी तेज हवाएं चलने लगीं। उधर बिहार में कश्मीर जैसी बर्फबारी हुई। मोतिहारी में खेत और सड़कों पर ओले गिरे और पारा 8 डिग्री से भी नीचे पहुंच गया। बताते चले कि पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हाड़ कपा देने वाली ठंड के बीच तेज बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बिहार के मोतिहारी में शुक्रवार को कश्मीर जैसी बर्फबारी हुई। बारिश के साथ जमकर ओले गिरे। शहरी इलाकों के अलावा अरेराज अनुमंडल के अरेराज ग्रामीण, पहाड़पुर प्रखंड क्षेत्र बलुआ, खजूरिया में सड़कों और खेतों में बर्फ की चादर बिछ गई। तो चलिए, मौसम में अभी बदलाव के कोई आसार नहीं है। अगले 72 घंटों तक बारिश और सर्द हवाओं के चलने की संभावना बनी हुई है।
सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। ठंड से बचिए और उससे बचने के जो उपाय हैं वो ज़रूर करिए। ये थी आज की दिन भर की खास खबरें। कल रात को 8 बजे दिन भर की बड़ी खबरों के साथ एक बार हम फिर हाजिर हो जाएंगे। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।